तो आज़ाद समाज पार्टी एक नई पार्टी इस तरह से उभर कर आई है सामने कि उसने बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उस राजनीति करने के तरीके को बहुत कुछ बदला है। चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति में एग्रेशन दिखता है। तो उनकी भीड़ों को जब आप कवर करने जाते हैं, मैं भी कई बार गई हूँ, आप भी गई होंगी, तो जब आप कवर करने जाते हैं तो वहाँ पे युवा दिखते हैं जो बहुत मतलब आक्रोशित होते हैं। तो वहीं मायावती कह देती हैं कि मुझे ऐसी रैलियाँ पसंद नहीं है, मैं युवाओं को शिक्षित देखना चाहती हूँ, मैं युवाओं को भीड़ में नहीं देखना चाहती, मैं उन्हें कॉलेज में देखना चाहती हूँ। पहले बहुजन समाज पार्टी बहुत शांत स्वभाव की पार्टी मानी जाती थी। वो कभी आंदोलन नहीं करती थी, वो उसके कार्यकर्ता कभी रोड पे नहीं दिखाई देते थे, उसके पैनलिस्ट जो होते थे वो कभी मीडिया से बात नहीं करते थे। उनका बिल्कुल क्लियर सिद्धांत होता था कि हमको सिर्फ दलितों के वोट चाहिए। जब बात राजनीति की आती है तो उसके चलते हर एक परत जाति धर्म से लिख करके जुड़ती हुई नजर आती है। फिर वो बात किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो, चाहे वो नीचे पद का मुद्दा हो या ऊपरी पद का मुद्दा हो। लेकिन सवाल है कि जो जाति के आधार पर भारत में चुनाव लड़े जाते हैं, जिस आरक्षण का मुद्दा हर पार्टी बनाती है, जब उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, क्रीमी लेयर को हटाने या उसको जिस तरीके से लगाने की बात कहता है, तो उस पर सियासत छिड़ती है। और दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बहुजन समाज पार्टी वो जब आंदोलन की बात करती है, प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरती है, तो चर्चा का विषय बन जाता है। हालांकि देश में बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, आज़ाद समाज पार्टी भी है जो दलितों की बात करती है। दो पार्टियां जिस तरीके से राजनीति करती हैं, जहां इन्हीं के कार्यकर्ता आपस में बटे होते हैं, दलित वोट बटे होते हैं। लेकिन आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ न्यूज़ रूम के बाहर हम लोग बैठे हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ में रिजवान जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, और कामनी जी हैं, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिटिक्स की बहुत बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। तो चलिए इसी पर बातचीत करते हैं और आगे इस मुद्दे को बढ़ाते हैं। तो सीधे रिजवान जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मैंने बात करी कि दो बड़ी दलितों के हित की बात करने वाली पार्टियाँ, कई सारे ऐसे बैकफुट पर चीज़ें देखी गई हैं, प्लान देखा गया है, जहां पर एक पार्टी पीछे रहती है और जहां देखती है दलितों के लिए बहुत हाइप वाला मुद्दा होता जा रहा है, तो फिर से कूद करके उसके आगे आने की कोशिश करती है। तो जब ऐसी चीज़ें हम देखते हैं तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि वाकई अगर देश में जाति धर्म के आधार पर वोट की राजनीति होती है, तो जो दलितों के हित की बात करने वाली पार्टियाँ होती हैं वो वाकई दलितों का हित सोचती हैं? देखिए, सबसे पहले आस्था आपको ये बताते हैं कि आखिर दलित पॉलिटिक्स का उद्गम जो है देश में कहाँ से हुआ था। जाहिर सी बात है कि जब काशीराम ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, उसके बाद से एक दलित पॉलिटिक्स का ओरिजिन जो है देश में शुरू हुआ। उसके बाद जब काशीराम ने 84 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, जब 2006 में उनका देहांत हुआ, कमान जो है मायावती के हाथ में, उस वक्त पूरे उत्तर भारत में दलितों की सिर्फ एकमात्र पार्टी हुआ करती थी, वो थी बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो आज़ाद समाज पार्टी एक नई पार्टी इस तरह से उभर कर आई है सामने कि उसने बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है उस राजनीति करने के तरीके को बहुत कुछ बदला है। क्योंकि जो पहले बहुजन समाज पार्टी बहुत शांत स्वभाव की पार्टी मानी जाती थी, वो कभी आंदोलन नहीं करती थी, वो उसके कार्यकर्ता कभी रोड पर नहीं दिखाई देते थे, उसके पैनलिस्ट जो होते थे वो कभी मीडिया से बात नहीं करते थे। उनका बिल्कुल क्लियर सिद्धांत होता था कि हमको सिर्फ दलितों के वोट चाहिए और इसके अलावा जो वोट मिल जाए वो एडिशनल है। क्योंकि दलित की संख्या ही इतनी है, दलितों में जो है उनकी जनसंख्या ही इतनी हो जाती है कि वो अपने आप में नेगोशिएशन करने की हमेशा भूमिका में रहते हैं। लेकिन बात ये है कि आज़ाद समाज पार्टी ने कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को कितना प्रभावित किया है। देखिए, अब एक उदाहरण से समझिए, 21 अगस्त को पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया था तमाम दलित संगठनों की ओर से। जब आह्वान किया गया तो बहुजन समाज पार्टी वो पहली पार्टी थी जिसने ये बोला, सामने खुलकर आके बोला, खुद मायावती ने ये बात की तस्दीक की कि हम इसका समर्थन करते हैं। मायावती ने जब इस बात का समर्थन किया तो तमाम जो राजनीतिक गलियारों में जो है इस बात की सियासी हड़कंप मच गया कि अगर मायावती ने इस बात के लिए प्रमोट किया है, अगर मायावती ने आह्वान किया है और अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही है कि आप रोड पे आइए और हर ज़िले में जाके जहाँ जहाँ भी बसपा का काडर है, जहाँ जहाँ भी उसके कार्यकर्ता हैं, सभी लोग जिले अधिकारी के पास जाकर अपना ज्ञापन सौंपिए कि हम SC ST के जो रिजर्वेशन का मुद्दा है उसको लेकर बहुत सक्रिय हैं और इसके खिलाफ हम किसी भी तरीके का जो रूल रेगुलेशन जो है, किसी भी तरह के उल्लंघन जो है जो किया जा रहा है। अब की बार सुप्रीम कोर्ट में जो एक फैसला दिया कि अब SC ST का रिजर्वेशन में भी कोटे में कोटा दे सकते हैं, इसके खिलाफ हैं, इसके हम विरोध करते हैं।
इसके बाद जो है आज़ाद समाज पार्टी आती है। आज़ाद समाज पार्टी एंड टाइम पर उसने इस चीज़ का समर्थन किया और आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पहली बार एक मुद्दे पर एक मत दिखे, किसी भी मुद्दे पर उनका जो मत था वो एक था। उसके बाद अब आज़ाद समाज पार्टी ने 11 तारीख को, यानी 11 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका 2.0 वर्जन ही निकाला है और दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा का आह्वान किया है। बिल्कुल रिजवान जी, बस मेरा यही जानने का मकसद है कि हम जब बात करते हैं, जैसे आपने बताया कि 21 अगस्त को बसपा पार्टी ने सड़कों पर उतरने की बात कही, तो अब 2.0 लेकर के आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर आ गए। कामनी जी, जब हम इस सियासत को समझने का प्रयास करते हैं, इस सियासत के दायरे में जाते हैं, तो जब हम दलितों की बात करते हैं और दलितों के हित वाली पार्टी में आपस में कंपटीशन दिखता है, तो सवाल तो यही बना हुआ है ना कि आखिर वाकई ये दलितों के लिए काम करना चाह रहे हैं या फिर राजनीतिक ही इनका एक मुद्दा है, पद को पाना ही एक मुद्दा बन जाता है। ये आस्था अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल है कि आप जब सत्ता में जाते हैं तो आप जिनको कहते हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे, आपने उनके लिए कितना काम किया। और जिस तरीके से आपने भी कहा रिजवान की मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद ये बिल्कुल अलग होते हैं। जब मायावती स्टैंड लेती हैं, फिर चंद्रशेखर आज़ाद देखते हैं कि बहन जी ने स्टैंड लिया है तो अब मुझे भी ले लेना चाहिए। नहीं तो चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि मायावती उनके साथ आ जाए। मायावती जैसे एक बड़ा चेहरा, जो कहते हैं देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रही, और उत्तर प्रदेश में तो राजनीतिक मतलब इस तरीके से फ्लक्चुएट होते थे कि वो पहली मुख्यमंत्री भी हैं जो लगातार 5 साल तक एक मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर सत्ता में काबिज रही। तो ऐसे में जो इस तरीके से अब 2.0 भी आने वाला है, तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो राजनीति है और मायावती की जो राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति में एग्रेशन दिखता है, तो उनकी भीड़ों को जब आप कवर करने जाते हैं, मैं भी कई बार गई हूँ, आप भी गई होंगी, तो जब आप कवर करने जाते हैं तो वहाँ पे युवा दिखते हैं जो बहुत मतलब आक्रोशित होते हैं। तो वहीं मायावती कह देती हैं कि मुझे ऐसी रैलियां पसंद नहीं है, मैं युवाओं को शिक्षित देखना चाहती हूँ, मैं युवाओं को भीड़ में नहीं देखना चाहती, मैं उन्हें कॉलेज में देखना चाहती हूँ, मैं स्कूल में देखना चाहती हूँ बच्चों को। तो इससे पता चलता है कि मायावती की राजनीति क्या है दलितों को लेकर और चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति क्या है, कौन कहाँ बैठे। क्योंकि मायावती जब सत्ता में आई तो यूपी में जिस तरीके से अभी की स्थिति की बात करें तो आबादी में पूरी 20% जो आबादी है वो दलितों की है। और दलित जिस तरीके से मायावती का जो सॉफ्ट राजनीति जो है, और दूसरी तरफ देखें भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एग्रेसिव राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी कोई नई राजनीति नहीं, इनफैक्ट ये कहिए कि अगर वो सॉफ्ट हिंदुत्व में जाती है तो उसके लिए नई राजनीति हो जाती है। वो शुरू से ही रही है, वो अग्रेसिव होकर बोलती आई है हम तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। और ऐसे में जब सभी अग्रेसिव राजनीति करते हैं तो मायावती इसी चक्कर में पीछे रह जाती हैं। लेकिन अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद भले सांसद बन गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती में अगर आप देखेंगे कि दोनों में से कोई वाकई में दलितों के लिए काम करता है, दलितों के लिए बात करना चाहता है, तो वो आपको बहुजन समाज पार्टी और मायावती ही दिखाई देंगे। ठीक है, देखिए कामनी जी, आपने जो चीज़ बताई वो यकीनन गौर करने वाली है कि बसपा पार्टी हो जाए चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो जाए, दोनों की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, बदलाव तो संसार का नियम ही है, परिवर्तन जो है संसार का नियम ही है, लेकिन जो पार्टी अभी तक आपने जैसे जिक्र किया कि मैं युवाओं को जो है, मायावती ऐसा मानती हैं कि मैं भीड़ में नहीं, मैं शिक्षित देखना चाहती हूँ, ये सारी बात कहते हैं। तो रिजवान जी, आपसे मेरा सवाल है, ये जो बदलाव मायावती में दिख रहा है, क्या वाकई जैसे भारतीय जनता पार्टी का जिक्र हुआ, वो अपने ही अग्रेशन में रहती है, उसी तरीके की राजनीति पहले भी करती आई, अब भी करती आई, लेकिन मायावती जिस तरीके से बदले रूप में दिख रही हैं, कभी उपचुनाव में नहीं खड़ी होती थी, इस बार उपचुनाव के भी लड़ने जा रही हैं, कभी वो सड़कों पर उतर करके यूँ प्रदर्शन नहीं करती थी, अब वो प्रदर्शन भी करती हुई नजर आ रही है, जो खुद आज़ाद समाज पार्टी लगातार करती आ रही है। तो ये बदलाव हित में है या अहित में है? देखिए, पहले ये समझते हैं कि आखिर बदलाव है क्यों, है ना। बदलाव है इसलिए क्योंकि मायावती का जो कोर वोट बैंक है, खासकर दलितों में भी जाट वोट बैंक जो है, जाट वोट बैंक में चंद्रशेखर आज़ाद ने अच्छी खासी सेंधमारी की है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में एक तरफ चंद्रशेखर रावण खुद पहली बार सांसद बन के गए हैं, नगीना से चुन के गए हैं, और ये नगीना वही सीट थी जहाँ पे गिरीश चंद्र जाटव सांसद थे बहुजन समाज पार्टी के। एक आरक्षित सीट है, 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से आज़ाद समाज पार्टी के चीफ वहाँ से जीत के गए। तो सबसे पहला झटका
तो सबसे पहले झटका बहुजन समाज पार्टी को वो लगा। उसके बाद अब जो उन्होंने देखा लोकसभा चुनाव में, जो पीडीए का अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें कभी आदि आबादी आ जाती थी अखिलेश यादव, कभी पिछड़े की में आज दलित भी आ जाता था, डी से दलित होता है। तो दलित ने अच्छा खासा, जो हमने एनालिटिक्स देखे, चुनाव कमीशन, चुनाव आयोग ने जो साझा की है रिपोर्ट, उसमें हमने देखा एक तरफा जो है दलित ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया, इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो बहुजन समाज पार्टी का पहली बार गिराफ एक आंकड़े पे आगे सिमट गया, 9 पॉइंट कुछ % उनको वोट शेयर मिला है। पहली बार इतनी बुरी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी आई है। ये उस वक्त भी इतनी बुरी स्थिति में नहीं थी जब साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी। यानी बहुत वर्स्ट सिचुएशन में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी गुजर रही है। और जो बहुजन समाज पार्टी के जो छिटक रहे हैं, खासकर नेता जो है, हर नेता छोड़कर जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को। बहन जी पर लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि पैसों का टिकट मिलता है, कोई कहता है कि बिना पैसे के बहन जी से मीटिंग नहीं आ पाते। रिजवान जी इसलिए भी पार्टियां छोड़ी हैं क्योंकि लोगों को ये अच्छा नहीं लगा है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, और उसके बाद यूँ मायावती सड़कों पर उतरी। उनका कहना है कि जिन्हें रिजर्वेशन मिल चुका है, जिन्हें आरक्षण मिल चुका है, अगर उनकी जगह जो नीचे की कास्ट वाले लोग हैं उनको मिलता है तो क्यों बहन जी को अब दिक्कत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, एक जो वाल्मीकि समाज है, दलितों में वाल्मीकि समाज आता है, वाल्मीकि समाज का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि बहन जी ने ये कहा है कि ये हम इसके खिलाफ हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने भी ये बात कही कि हम खिलाफ हैं। लेकिन अब दलितों में ही एक तरीके से जो ये बात कह रहे हैं कि दलितों में फूट डालो राज करो वाली राजनीति, दलितों में वो चीज़ दिखने लगी है। अब चाहे रविदासिया समाज हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, इस बात को कह रहा है कि अब आप बड़े भाई को अगर आरक्षण मिल गया तो अब उनको छोटे भाई के लिए सीट छोड़ देनी चाहिए। रिजवान, यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने भी बोला कि उन लोगों में आपस में फूट हो रही है क्योंकि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, तो कहीं ना कहीं जब दलित समाज बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि जब आपको लगे कि आप इस काबिल हो चुके हैं कि आपको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए, जिससे कि आगे जिन्हें ज़रूरत है उन्हें मिल सके। लेकिन ये देखा जाता है कि एक ही परिवार में कोई आईएएस बनता है तो लगातार उनका पीढ़ी दर पीढ़ी आईएएस बनते जा रहे हैं, और कुछ अभी भी वो हैं जो शिक्षा जो 10वीं और 12वीं भी पास नहीं कर पाते। क्योंकि अगर मैं अपने समय की बात करूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, तो मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो कहीं ना कहीं होता है कि हमें तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं तो आपके अंदर भी अमूमन ये मन में होता है कि रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो उस वक्त क्या था कि आईएमसी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें क्या था कि मेरा सिलेक्शन, इंटरव्यू के बाद मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन सीट्स बची थी। तो लास्ट में आईएमसी ने ये निकाला कि आप SC ST के जो हैं वो कैंडिडेट बिना एग्ज़ाम दिए, बिना इंटरव्यू दिए आइए, हम आपको सीट देंगे। उसके बाद भी वो सीट खाली रह गई। इसका मतलब है कि वो बच्चे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन भी उन्होंने नहीं की है, तभी वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। इसका मतलब है कि वो लोग अभी भी अशिक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें से, ऐसे नहीं है कि कुछ लोग पत्रकार नहीं बनना चाहते होंगे, बिल्कुल बनना चाहते होंगे, लेकिन वही है कि एक सेलेक्टेड लोगों के पास वो रिजर्वेशन गया है, जो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो क्रीमी लेयर है वो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ताकि कि हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिल सके, हर व्यक्ति शिक्षित हो सके, रोज़गार मिल सके। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से ये दलित, आप कह रहे हैं कि आपस में अब फूट करो राज करो, तो फूट करो राज करो से ज़्यादा कहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है कि सबको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखिए, हिस्सेदारी की जब हम बात करते हैं तो आरक्षण किसी एक के लिए तो है नहीं। जब आरक्षण मिलता है तो वो जाति देख के भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो पुश्तैनी ही वो पिछड़ी हुई हैं, उनको यकीनन आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत अच्छे काम कर रही है, कदम उठा रही है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है तो इसको लेकर अब राजनीति आ गई है। देखिए, जहाँ पर बीच में राजनीति आ जाती है ना, तो वहाँ पे मुद्दे गौण हो जाते हैं। मतलब राजनीति आ चुकी है और चंद्रशेखर आज़ाद लगातार इस राजनीति का फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी पार्टी को ग्रो करने के लिए। हरियाणा में अभी आपको याद होगा कि हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी खुद मुख्यमंत्री ने ये बात ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करेंगे अपने राज्य में, हरियाणा में। मेरा इस पे कामनी आपसे सवाल है। देखिए, आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से शिक्षित कितना व्यक्ति हो रहा है और कितना शिक्षित हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अभी रिजवान जी ने भी बताया। और देखिए, हम जब आज की राजनीति देख रहे हैं वो युवाओं की तब्दील होती राजनीति दिख रही है। जिस तरीके से हम बात करते हैं चंद्रशेखर की, वो एक युवा का एक बड़ा मॉडल चेहरा बनते हुए जा रहे हैं और दलितों में एक बड़ा चेहरा नामी जाने भी जा रहे हैं। लेकिन जब
बसपा की बात आती है तो बसपा में मायावती ने अपने भतीजे को मैदान में उतारा, आकाश आनंद को जिस तरीके से उतारा, लेकिन सबसे ज़्यादा खामियां यहाँ पर देखी गई। दलित वोट यहाँ पर भी बटा क्योंकि आकाश आनंद को पीछे कर दिया गया था लोकसभा चुनाव में। तो इस एंगल को आप किस तरीके से देखती, क्या यही वजह सबसे बड़ी रही है और आगे भी बनी रह सकती है मायावती के लिए जो उन्होंने अपने भतीजे को पीछे किया? क्योंकि बहुत उन्होंने जिस जोश के अंदाज में जो व्यक्ति आज का पसंद कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आकाश आनंद जनता से कम्युनिकेट कर रहे थे, जनता की मुद्दों को, उनके नब्ज़ को पकड़ रहे थे, वो जिस तरीके से साइकिल हो, टोपी हो, तमाम मुद्दों को उठा रहे थे, जनता उनसे कनेक्ट हो रही थी। तो और दलित जो समाज है वो आज भी मायावती से कनेक्ट है, लेकिन मायावती एक वो चरित्र बन गया कि वो राजनीति चुनाव से पहले ही वो आएंगी और आएंगी आप और कहेंगी मुझे वोट दीजिए, तो वो राजनीति अब नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि मायावती की जगह चंद्रशेखर आज़ाद लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में जब आकाश आनंद बोल रहे थे तो लग रहा था कि हमें वाकई में मायावती जैसा ही कोई नेता मिलने वाला है जो असल में हमारे लिए बात करेगा, क्योंकि आकाश आनंद भी अपनी रैली में बार बार उन्होंने काफ़ी सेंसिबल बातें कही कि मैं भी वही राजनीति करता हूं, मैं भी आपको भीड़ में नहीं देखना चाहता। और आप सबसे बड़ा मुद्दा बोला कि आप लोग रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं। रिजर्वेशन किस लिए चाहिए? सरकारी नौकरी के लिए चाहिए। नौकरी होगी, समय पर पैसा आएगा तो आपका घर परिवार चलेगा, आपके लिखेंगे। और ऐसे में अगर आप पर केस हो जाता है, अगर आप जेल जाते हैं तो आप एग्ज़ाम देने के लिए कैपेबल ही नहीं रहेंगे। ये सब मुद्दे जब आकाश आनंद अग्रेसिवली उठा रहे थे तो वो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज ही नहीं, आपको मुझे तमाम युवाओं को कनेक्ट कर रहे थे कि नहीं नहीं सही बोल रहा है। ठीक है, और ऐसे में जब मायावती बैकफुट पर आती हैं, आकाश आनंद को अभी वो परिपक्व नहीं है इस शब्द का जब उन्होंने यूज़ किया तो कहीं ना कहीं जो वोट उनके पास जाने वाले थे वो भी छिटक गए कि मायावती कब खड़ी होंगी। जब लगातार इस तरीके की राजनीति हो रही हो, जब दलितों के ऊपर हिंसा की भी खबरें आ रही हो, तो उस वक्त जब चारों तरफ आपको आपके सामने वाले के हिसाब से लड़ना पड़ता है, आप शांति से कब तक लड़ते रहेंगे? जब अग्रेसिवली कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो आपको भी उसी तरीके से उतरना चाहिए। रिजवान जी, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वाकई आकाश आनंद आज़ाद समाज पार्टी के जो एक कर्ता धर्ता हैं चंद्रशेखर के कॉम्पिटिटर थे या नहीं? देखिए जाहिर सी बात है, बिल्कुल वो आकाश आनंद चंद्रशेखर आज़ाद के कॉम्पिटिटर के तौर पर उभर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से उभर रहे थे। जो उनकी भाषा शैली थी, जिस तरह से उनके ट्वीट आते थे, जिस तरह से उनके भाषण आते थे, आपको याद होगा राजस्थान विधान चंद्रशेखर आज़ाद के सामने जो है बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को पूरी लीड दी थी। आकाश आनंद ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संकल्प यात्रा निकाली थी, 3000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ी वो यात्रा थी और एक इमेज तैयार हुई थी उस समय आकाश आनंद की कि आकाश आनंद बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर रहे हैं पार्टी में। उस वक्त उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद पहले दे दिया गया था और उसके बाद उनको राजस्थान की जिम्मेदारी भी दी गई थी। उसके बाद जो है जिस तरह से आकाश आनंद एक के बाद एक तमाम रैलियाँ कर रहे थे, कभी वो महाराष्ट्र जाके अपने काडर को संबोधित करते थे, कभी वो नागपुर जाते थे और तमाम जगह जो है आकाश आनंद अच्छी खासी अपनी बहुजनों में पकड़ बना रहे थे। एक जो युवा वर्ग है जो बहुजन समाज पार्टी के, जिनके माता पिता बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, तो उनके पास जो है अब एक विकल्प आया था कि वो अब दलितों के साथ जुड़े हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हैं। लेकिन जैसा हमने देखा कि बीच लोकसभा चुनाव में जब मायावती ने ये कहा कि एक परिपक्व नहीं है आकाश आनंद और उनसे जो है सारे पद ले लिए, उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, उनको अपना वारिस जो पद से हटा दिया, लेकिन ठीक 45 दिन बाद फिर उन्होंने परिपक्व बता दिया आकाश आनंद को। तो ये जो एक बचकानी हरकत ही कहेंगे इसको एक तरीके से, तो उसमें जो है एक गलत संदेश जो है युवाओं में गया और युवाओं ने कहा कि हमें कोई ऐसा नेता चाहिए जो हमारे मुद्दों की बात करे, जो हमारे हक की बात करे, जो हमारे लिए सड़क पर आए। तो उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद एक बेहतर नेता हैं। वो जिस तरह से संसद में अपनी बात कह रहे हैं, संसद में वो नेताओं अपने युवाओं को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, वो एक प्राइवेट बिल भी लेकर आए थे जिसमें उनमें ये कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर जो 98% सेक्टर है देश की नौकरियों का, उसमें भी दलितों को नौकरी मिले, खासकर युवाओं को नौकरी मिले। तो इस तरीके से अगर हम कंपटीशन के तौर पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है एकदम कंपटीशन दोनों का हाई है और आकाश आनंद पूरी लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का थोड़ा कद बढ़ा हुआ है क्योंकि सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल रिजवान, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिस तरीके से कि कांग्रेस में हम लोगों ने देखा था कि एक अलग एटीट्यूड आ चुका था जो 2013 तक था कि बहुत कह रहे हैं घमंडी पार्टी कहा जाने लगा था कांग्रेस के तमाम नेताओं को। तो उस गलती को कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने समझा
और वो ज़मीन पर उतरे। और भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही ये 99 सीट जो लोकसभा चुनाव में आए हैं, जो उस समय कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा अभी क्यों कर रहे हैं, अभी तो गुजरात चुनाव चल रहा है, गुजरात में विधानसभा चुनाव है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मायावती को भी जो ज़मीन खो चुकी हैं, वो सिर्फ 3 महीने पहले आके उन्हें वो ज़मीन नहीं मिलने वाली है, उन्हें भी सड़कों पर चाहे खुद उतरे या फिर अपने भतीजे को उतारे। बिल्कुल। तो देखिए, चर्चा जो थी वो इसी बात की थी कि आखिर बसपा पार्टी बेहतर या फिर आज़ाद समाज पार्टी बेहतर, कौन से रोल मॉडल को दलित वोटर्स पसंद कर रहे हैं, क्या कुछ कमियां बसपा पार्टी में दिखती है और क्या कुछ कमियां आज़ाद समाज पार्टी में है, जिसका जिक्र किया और उसकी बारीकी को भी हमने जानने की कोशिश करी, जहां बहुत सारी चीज़ें देखी। देखिए, परिवर्तन की बात करी जाए तो मायावती की राजनीति में जो परिवर्तन आया है वो कहीं ना कहीं तो अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे को पीछे किया, फिर 45 दिन बाद आगे किया, ये थोड़ा सा दलित वोटर्स को भी कहीं ना कहीं मन में खटका। लेकिन जब हम आज़ाद समाज पार्टी की बात करते हैं, चंद्रशेखर की बात करते हैं, तो उनका वो जोश और वो जिस तरीके से एक रोल मॉडल बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो यकीनन वोटर्स उनकी तरफ ज़्यादा हावी होते दिख रहे हैं और उनकी तरफ जाते हुए। बहरहाल अब इसमें यह देखना होगा कि आने वाले उपचुनाव में जिस तरीके से बसपा पार्टी खड़ी हो रही है, क्या वाकई वो आकाश आनंद को उस बेहतरीन तरीके से फिर से मैदान में उतारेगी, और अगर इस बार वो उतारती है तो यकीनन कहीं ना कहीं ये कंपटीशन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के लिए होगा। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहिए जिग भारत पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।